नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन हेड फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। सके दोस्तों, आप सभी जानते हैं किसी भर्ती से संबंधित कोई भी सूचना होती है आप सभी को सबसे पहले ऑनलाइन हेड फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है, या फिर आप सभी के मन में कोई भी डाउट होता है भर्तियों के बारे में तो वो भी यहाँ से क्लियर किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई शिक्षक भर्ती के बारे में जो कि प्राइमरी और टीजीटी पदों के लिए है। एक तरफ कोरोना वायरस, दूसरी तरफ लॉकडाउन, तो तीसरी तरफ नई शिक्षक भर्ती का आना कहीं ना कहीं बड़ी अच्छी खुशखबरी है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ आप सभी को मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे पहले एक वीडियो मैंने आप सभी के लिए डाला था जो कि कल देर रात को था, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे आप सभी को आवेदन करना है, और साथ ही मैंने आप सभी को ये भी बता दिया था कि कब से आप सभी के आवेदन शुरू होंगे, पदों की संख्या क्या है, किसके अंदर कितने पद हैं, टीजीटी के अंदर, प्राइमरी के अंदर। मतलब जो बेसिक नॉलेज है लगभग मैंने आप सभी को दे दी थी। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट है जिनको लेकर छात्र यहाँ पे कंफ्यूज थे कि भाई किस किस को रिजर्वेशन मिलेगा, ओबीसी को, एससी को या फिर एसटी को। अनरिजर्व वाले छात्रों के लिए ओबीसी वाले आवेदन करते हैं तो किस में आवेदन करेंगे, किस में उन सभी को आरक्षण का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। साथ में अगर बात करें प्राइमरी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और भी तमाम चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिली थी। कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, परीक्षा कैसे होगी, एग्जाम का मोड क्या रहने वाला है, क्या डेट रह सकती है, और भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता दिए जाएंगे। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आप सभी को लेकर के चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से, जहाँ पे आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लाइक अवश्य कर देना, साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पे आप सभी के सामने नोटिफिकेशन आ जाता है। नोटिफिकेशन के अंदर बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए अगर आप लोग इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं। अगर आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए इसके अंदर ऐसी जानकारियाँ मैं आप सभी को दूंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से मैंने आप सभी को पहले से भी कहा था कि जो बेसिक जानकारी है वो मैंने पहले से आपको बता दी है। लेकिन इसमें हम बात करते हैं ऐसे मुद्दों को लेकर जो कि रिजर्वेशन या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में होंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एज के बारे में। आपको एज कितनी होनी चाहिए? अगर आप टीजीटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास में 32 ईयर्स, जैसा कि आप सभी देख पाएँ टीजीटी के लिए, ठीक है। यहाँ टीजीटी के लिए आपके पास में 32 होना चाहिए। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं पीआरटी के लिए तो आपकी जो एज है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए। नोटिफिकेशन में दिया गया है, मैं आपको दिखा दूंगा, है ना। साथ में अगर आप नर्सरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, यहाँ पे भी जो वैकेंसी निकलेगी वो आपको असिस्टेंट टीचर की होगी। इसमें भी आपके पास 30 ईयर की जो एज है वो होनी चाहिए। टोटल ये आप सभी के सामने एज का सिनारियो है। अब यहाँ पे किस किस को रिजर्वेशन मिलेगा, किस किस को नहीं मिलेगा, इसको लेकर भी आपके मन में सवाल होगा। तो सबसे बड़ी जो चीज़ आती है, जो जनरल के अभ्यर्थी होंगे उनके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं है। जैसे आप जनरल में वैसे ही आपको ट्रीट किया जाएगा, तो यहाँ पे तो वैसे अभी आपको लाभ नहीं मिलने वाला है ना। लेकिन अगर हम बात करें सीटों की संख्या के बारे में तो एससी वाले छात्रों को रिजर्वेशन मिल ही जाएगा। लेकिन जो ओबीसी वाले कैंडिडेट होंगे उनको किस में आवेदन करना है, उनके बारे में बहुत सारी आप सभी के मन में सवाल भी होंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को यहाँ पे समझना पड़ेगा कि एससी और एसटी को 5 साल की जो छूट है वो मिल जाएगी। ओबीसी वाले जो कैंडिडेट हैं उनको 3 साल की छूट मिलेगी, लेकिन कैसे मिलेगी ये मैं आप सभी को बताऊंगा। और साथ में अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी की अगर बात करें 10 साल की छूट मिल जाएगी। अगर आप एससी एसटी के साथ में अगर पीडब्ल्यूडी से हैं तो आपको यहाँ 15 साल की छूट मिल जाएगी, जिसके लिए भी आप लोग आवेदन करना चाहते हैं। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें वो आप सभी को मैंने बता दी हैं। अब सवाल देखने के लिए मिलता है कि ओबीसी का रिजर्वेशन किसको मिलेगा, क्योंकि जनरल वालों के लिए दिक्कत नहीं है ना, पहला पॉइंट। अगर आप अनरिजर्व में जाकर आवेदन करना चाहते हैं तो भी आपको फ़ायदा ही मिलेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस बार सीटों की संख्या ओबीसी वालों की बहुत ही ज़्यादा कम है ना। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं अगर वो आवेदन करें तो अनरिजर्व में जाकर आवेदन करें, जहाँ से कि आपको सिलेक्शन का सिक्योर होने की उम्मीदें बनेगी। एग्जाम्पल के तौर पर समझें कि यहाँ पर आपको रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो भी ओबीसी कैंडिडेट हैं, अगर आप 1993 से पहले दिल्ली के अंदर हैं तो आपको यहाँ ओबीसी के आपके जो भी यहाँ डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे तो आपको मिल जाएगा रिजर्वेशन, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर समझें कि अगर आपने ओबीसी के लिए आवेदन कर दिया, आपके पास सब कुछ है, आपके पास डोमिसाइल जिसको हम निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपने यहाँ पे आवेदन किया ओबीसी के अंदर और ओबीसी में एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ 10 सीटें हैं, अनरिजर्व के अंदर आपकी जो सीटों की संख्या है वो 100 के आसपास है और आपकी मेरिट भी अनरिजर्व के बराबर बन रही है, तो आपको अनरिजर्व की सीटों पर तभी सिलेक्शन लिया जाएगा जब आपने एक बार यहाँ पे एक भी बार रिजर्वेशन ना लिया हो एज ए ओबीसी। ऐसा नोटिफिकेशन के अंदर दिया गया है।
कोई भी कैंडिडेट अगर एक बार ओबीसी का यहाँ पे लाभ ले लेता है तो उसके बाद में उसको ओबीसी पे ही चयनित किया जाएगा। इसके अलावा ओबीसी पे आपको चयन मतलब कि अनरिजर्व के अंदर चयन नहीं किया जाएगा। मतलब कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भी ऐसा किया जाता है कि अगर आपने एक बार आरक्षण का लाभ लिया है तो आपको अनरिजर्व में चयनित नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया गया है, सीटों की संख्या के आधार पर देखें तो ओबीसी वालों को वैसे भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जो अदर स्टेट वाले हैं तो वो चाहेंगे तो तब भी आवेदन नहीं कर पाएंगे ओबीसी के अंदर, तो आपको अनरिजर्व में ही आवेदन करने हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर आप दिल्ली से हैं तो सोच समझ के आवेदन करें, क्योंकि ओबीसी की संख्या हर एक कैटेगरी के अंदर कम है। मैं आपको कोई भी पोस्ट दिखा देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर उठा करके देख लो। अगर हम बात करें टीजीटी मेल के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे सीटों की संख्या आपको देखने के लिए मिलेगी। वैकेंसी अनरिजर्व के अंदर लगभग 310 है, तो ओबीसी में ओनली 91 है। अगर आप SC ST में देखेंगे तो वहाँ पे भी सीटों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन इस बार ओबीसी की जो वैकेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा कम आपको देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें प्राइमरी टीचर वैकेंसी के अंदर तो वहाँ पर तो सीटों की संख्या बिल्कुल 6 और साथ में 8 आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे में आप लोग अपने विवेक के अनुसार भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो बात हो जाती है कितनी छूट मिलने वाली है, ओबीसी को रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आप दिल्ली के बाहर के हैं तब भी आपको ओबीसी में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो एज ए जनरली आपको आवेदन करना है, पहला पॉइंट। और जो लोग दिल्ली के अंदर से उनके लिए मैंने यहाँ पे बता दिया है कि 8/9/1993 के पहले के अगर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इशू किए गए हैं तभी आपको ओबीसी का रिजर्वेशन का जो लाभ है वो मिलेगा। ये चीज़ें आपसे भी यहाँ पर नोट करके रख लेना। चलिए, ये तो सारी की सारी बातें आप सभी के सामने हो जाती हैं। यहाँ पर दिया गया जो भी ओबीसी आउटसाइड वाले होंगे उन कैंडिडेट को यहाँ पे अनरिजर्व कैंडिडेट की तरह यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया है, क्योंकि इसमें आप लोग पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है ना। तो दो चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं, बाकी जो भी हैं उनको तो अपनी कैटेगरी में जाना है, और जो अनरिजर्व के उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब आपका जो एग्ज़ाम करवाया जाएगा वो एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन मोड पे होगा प्राइमरी का, ठीक है। प्राइमरी के लिए एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड पे ही देखने के लिए मिलता है, और टीजीटी के लिए अभी तक इन्होंने इससे पहले बताया नहीं, हो सकता है कि ऑफलाइन करवाया जाए। लेकिन जो पीजीटी का एग्ज़ाम हो रहा है DSSB के माध्यम से वो जून में होने वाला है। तो मान करके चलें कि आपका जो भी एग्ज़ाम होगा वो आपको ऑनलाइन ही देखने के लिए मिलेगा, टीजीटी के लिए भी। बाकी इनके माध्यम से बाद में बता दिया जाएगा, इसको लेकर ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे आप सभी को बता दिया गया कि Tier 1 और Tier 2 आप सभी को देखने के लिए मिलने वाला है, जिसमें आप सभी को बताया कि जनरल एग्जामिनेशन देखने के लिए मिलेगा, और जो Tier 2 आप सभी का होगा, जैसे कि टीजीटी के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी अलग अलग आपके सब्जेक्ट, तो उसके अनुसार आप सभी से जो आवेदन है वो ले लिए जाएंगे। अब यहाँ पे सवाल आता है आपकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में। क्वालिफ़िकेशन को लेकर मैं आप सभी को बता दूँ सिंपल तौर पे, अगर हम बात करते हैं टीजीटी को लेकर, तो टीजीटी के लिए अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप सभी के पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा फर्स्ट पार्ट के अंदर। जैसा कि ऊपर आप सभी को बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि अगर आपने बीए कर रखा है तो किस किस में होना चाहिए, मॉडर्न इंडियन अगर लैंग्वेज की हम बात करते हैं, और साथ में नीचे और के अंदर आपको दिया गया अगर आपके पास में ये नहीं है तो आप इसके अकॉर्डिंग भी आवेदन कर पाएंगे, या फिर इसके अकॉर्डिंग भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें आप सभी के सामने लिखी हुई हैं, अलग अलग सब्जेक्ट की हैं, तो मैं चाहूँगा कि उसको बेहतर तरीके से पढ़ लें और उसके अकॉर्डिंग आप लोग आवेदन करें, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिग्री डिप्लोमा इन टीचिंग आप सभी के पास में होना चाहिए, नॉलेज ऑफ हिंदी असेंशियल, जैसा कि आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा, शुड हैव क्वालिफाइड CTET फॉर CBSE। इसको लेकर कुछ छात्रों के मन में सवाल भी था कि सर हम टीजीटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो क्या यहाँ पे CTET हमारे पास में होना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर सिंपल शब्दों में आप सभी के सामने बताया गया है कि आप सभी के पास में CTET होना चाहिए, जो कि CBSE से करवाया जाता है। तो याद रखें कि इसके लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो CTET मस्ट है, चाहे वो टीजीटी के लिए हो या फिर प्राइमरी के लिए। सेम चीज़ आप सभी को हिंदी मेल के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि आप सभी को बताया गया है फीमेल के अंदर, है ना। और वही सब कुछ आप सभी को अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल देखने के लिए मिल रहा था प्राइमरी के अंदर कि प्राइमरी में बीएड वाले एलिजिबल हैं या नहीं है, बहुत सारे छात्रों ने पूछा भी था, और कल देर रात से सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछा गया है। तो चलिए, जैसे ही लोड होता है मैं आप सभी को चीज़ें बता देता हूँ। जैसा कि आप सभी ने यहाँ पे देखा, टीजीटी नेचुरल साइंस के अंदर भी आप सभी को वही चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, साथ में CTET भी आप सभी से मांगा गया है। तो इसको एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग आपके सामने लिखे हुए हैं, जिस भी सब्जेक्ट से आप सभी आवेदन करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ लेना। चलिए, यहाँ पे आप सभी के सामने आ जाता है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी को लेकर, है ना।
तो यहाँ पे DOE से आप सभी के सामने जो वैकेंसी वो देखने के लिए मिली है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है ना, है सरकारी, आपको पैसा होने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी की बात की गई है। 50% मार्क्स के साथ में 2 साल का डिप्लोमा आप सभी के पास में होना चाहिए, एलिमेंट्री एजुकेशन जिस भी नाम से जाना जाता हो। चलिए अगर हम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की जब बात करते हैं तो कौन कौन इसके अंदर आ जाते हैं, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसे कि आप जानते होंगे यूपी के अंदर BTC आप सभी जानते हैं, जो कि आपको आजकल DLED के नाम से देखने के लिए मिलता है ना। तो DLED वाले इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और साथ में अगर हम बात करते हैं आप सभी के सामने, इसके अलावा और कौन आवेदन कर सकता है, अगर आपने JBT किया है। JBT कहाँ पे होता है, पंजाब के अंदर होता है, राजस्थान में भी देखने के लिए मिलता है, हिमाचल में, और अगर हम बात करें हरियाणा के अंदर और भी कई राज्य हो सकते हैं। तो JBT या फिर आपने अगर किया DLED जिसको हम BTC भी कहते हैं, और इसके अलावा BLED वाले छात्र भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, है ना। तो BLED वाले भी आवेदन कर पाएंगे, BLED, ठीक है, BLED। अच्छा, इसके अलावा और कौन आवेदन कर सकता है, तो एक और यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा अगर आपने DED किया है तो, है ना, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। तो ये जो चीज़ें आप सभी के सामने दी गई हैं वो आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर हम बात करें, आप सभी यहाँ पे देखो, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे आप सभी के सामने BLED वाले छात्र भी आ जाते हैं जो कि दूसरे नंबर पे दिए गए हैं। ऊपर DLED वाले के बारे में बता दिया गया है, जो कि GBT वाले वो भी आप लोग कर पाएंगे। और डिप्लोमा इन एजुकेशन, ठीक है, तो स्पेशल एजुकेशन की बात की गई, वो लोग भी यहाँ आवेदन कर सकते हैं। और 2 साल वाला जो भी आप सभी का डिप्लोमा होगा वो छात्र भी आवेदन करेंगे। लेकिन इसके साथ में आप सभी के पास में ये चीज़ें होनी चाहिए जो कि आपके सामने लिखी हुई हैं। पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब कि CTET आप सभी का क्वालिफाई होना चाहिए, जो कि CBSE से कंडक्ट करवाया जाता है। और आपके पास में हिंदी, उर्दू, पंजाबी या फिर इंग्लिश में से कोई भी सब्जेक्ट आप सभी का होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो चीज़ें वो देखने के लिए मिल जाएंगी। अब यहाँ पे सवाल आप सभी के सामने आ जाता है कि 50% मार्क्स की जो मांग है वो की गई है, लेकिन यहाँ पे आपको 5% की छूट देखने के लिए मिलेगी, जो कि SC, ST, OBC और PH वालों को रही है। अब PH वालों को मिलेगी, SC, ST को मिल जाएगी, लेकिन जो अदर OBC वाले बाहर के होंगे उनको यहाँ से कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप लोग नोट करके रखना, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो चीज़ थी कि BED वाले छात्र इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं कि नहीं, तो उनके लिए यहाँ पे सिंपल शब्दों में समझा जाए तो यहाँ पे BED वाले छात्र प्राइमरी के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। BED के लिए आपको आवेदन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। आप लोग याद रखें, मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा दूँ, प्राइमरी में दिल्ली के अंदर अभी तक यहाँ पे मौका नहीं दिया गया है, जो भी नोटिफिकेशन के अंदर लिखा है, और यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन भी नहीं किया गया है। एक सवाल आप सभी के मन में और होगा जो कि नर्सरी के बारे में होगा। तो नर्सरी के अंदर तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं, जो भी आवेदन करेंगे BED वाले, अगर आपने नर्सरी के लिए किया है, यहाँ लिखा भी हुआ है कि अगर आपके पास में एंटिटी होगा तो आप लोग आवेदन करें, और एंटिटी के साथ में अगर आपके पास में BED है नर्सरी वाला तो भी आप लोग यहाँ पे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप सभी देख लें, जो भी नर्सरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, एज लिमिट वगैरह आप सभी के सामने दी गई है, 30 साल आप सभी की एज हो जाएगी। इसके अंदर अगर हम बात करें, जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा, 40% मार्क्स आप सभी के पास में होना चाहिए। और साथ में अगर हम बात करें नर्सरी टीचर एजुकेशन, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, अगर आपने किया है तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर अगर आपने BED किया है जो कि नर्सरी वाला है तो भी आप सभी इसके लिए आवेदन करेंगे। इसमें आपके पास में टेट या CTET नहीं होगा तब भी चल जाएगा, बिना टेट CTET के भी इस वैकेंसी के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे असिस्टेंट टीचर को लेकर सारी जानकारी दे दी जाती है। जो भी छात्र आवेदन करना चाहते हैं नोटिफिकेशन को रीड करें तभी आवेदन करें। प्राइमरी के अंदर BED वाले छात्र आवेदन नहीं कर सकते हैं, लेकिन नर्सरी के अंदर असिस्टेंट टीचर के लिए BED वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं। बाकी TGT वगैरह को लेकर तो आपको आवेदन करने का मौका मिल ही जाएगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्योंकि TGT के अंदर आप सभी को पता है ग्रेजुएशन की डिमांड रखी जाती है। अब सवाल आप सभी के मन में और भी आ सकते हैं, हालांकि मैंने OBC को लेकर बता दिया और साथ में BED को लेकर बता दिया है। 24 तारीख से आप सभी के जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे, माफ़ कीजिए 25 तारीख से, साथ में 24 तारीख आप सभी की जो लास्ट डेट है वो रखी गई है। और साथ में आपका जो एग्ज़ाम होगा अगस्त के अंदर होने की संभावना है, और हो सकता है कि थोड़ा आगे बढ़ जाए कंडीशंस को देखते हुए, लेकिन जल्दी एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर वैकेंसी आ गई है तो ये बहुत अच्छी बात है। बाकी DSSB के माध्यम से समय समय पर नोटिफिकेशन जारी करके इसके बारे में जानकारी आप सभी को दे दी जाएगी।
बाकी सीटों की संख्या की अगर बात की जाए तो टीजीटी के अंदर लगभग 6000 से ज़्यादा सीटें हैं और अगर बात करें प्राइमरी के अंदर लगभग 550 के समथिंग जो सीटें हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। हालांकि दोनों अलग अलग संस्थानों से हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, एक दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आती है। आपको वेतन दोनों से एक जैसा ही मिलेगा, है ना। है प्राइमरी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा कि आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। प्राइमरी की ये 2 वैकेंसी आती हैं, ये जो होती है वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आती है और ये जो होती है आप सभी की DOE से वो आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, है ना। दोनों की सीटों को मिला दिया जाए लगभग 550 के समथिंग जो सीटें वो आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। तो आवेदन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आप सभी को बता दी गई हैं और बहुत सारी जानकारी आप सभी को मिल गई है। फिलहाल 24 तारीख से पहले आप सभी को बहुत सारी जानकारी और दे दी जाएगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर, एज को लेकर, साथ में रिजर्वेशन को लेकर एक एक पॉइंट मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।